स्टार्ट करते हैं मजीद वेट किए बगैर। तो हम कंटिन्यू करते हैं कल जहाँ से हमने लेफ्ट किया था। कल हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। तो कल हमने उनका एक ओवरव्यू लिया था। ठीक है, उसका लास्ट टॉपिक रह गया था कि क्लासिफायर्स वर्क कैसे करते हैं। तो आज यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये है कि जो क्लासिफायर्स हैं वो पैटर्न को लर्न किस तरीके से करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में इस तरीके से होता है कि अ, वो कोई एक सेट पीसेस या कुछ स्पेसिफिक फीचर या एग्जांपल्स पे वर्क नहीं करते, बल्कि वो डेटा में जितनी भी उनके पास एग्जांपल्स या जितने भी फीचर्स होंगे वो उन सबको डीपली ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद उनका फीचर्स का एक कॉम्बिनेशन बना के उसको आउटपुट लेबल या जो आउटपुट फीचर है उनके साथ मैच करेंगे और देखेंगे कि इन फीचर्स पे क्या आउटपुट आ रही है इन द ट्रेनिंग। ठीक है, और फिर उस ट्रेनिंग की बेस पे हर क्लास से रिलेटेड जो भी आउटपुट उनको रिक्वायर्ड होगी वो उसको टेकअप करेंगे। ठीक है, और प्रिडिक्ट ये कैसे करते हैं। प्रिडिक्शन में जो पैटर्न इन्होंने लर्न किए थे ट्रेनिंग में, ये उनको मद्देनजर रखते हुए न्यू पैटर्न्स को उन्हीं में ही मर्ज करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हम करते हैं एक लेट्स गो स्पैम डिटेक्शन सिस्टम। तो उसमें वो क्या करेगा, वो उन पैटर्न्स को लर्न करेगा। जैसे पैटर्न्स हैं लाइक स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, स्पेसिफिक कीवर्ड, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक्सेस वगैरह वगैरह। तो वो इन सब पैटर्न्स के ऊपर लर्न करेगा कि जब कोई ये कीवर्ड होंगे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में तो वो स्पैम में होगा या नॉन स्पैम। जब ये यूआरएल होंगे फिशिंग वाले तब वो स्पैम में होगा या नॉन स्पैम में। तो उनको लर्न करने के बाद वो उसकी काफी सारी एग्जांपल अपने मेमोरी में रख लेगा और वो उसी का एक स्पेसिफिक पैटर्न बना लेगा। जब भी कोई न्यू केस या न्यू एग्जांपल आएगी तो वो उसको उन्हीं प्रीवियस पैटर्न्स की बेस पे क्लासिफाई करेगा और उनको एक क्लास या एक कैटेगरी में डिफाइन करेगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास एक ईमेल आती है न्यू केस में, जिसमें आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह ये चीजें ली जाती हैं। तो जो हमारा क्लासिफायर्स का पैटर्न होगा वो इसको ओल्ड पैटर्न के साथ मैच करेगा। कैसे, वो देखेगा कि पहले जिन ईमेल्स में या जिन इनपुट्स में ये इंफॉर्मेशन आस्क की गई है वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो वो देखेगा, जब उसको वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगा और वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये सब चीजें स्पैम ईमेल्स में पूछी गई हैं। तो वो जो न्यू हमारा यूज केस या जो न्यू डेटा पॉइंट है हमारा उसको वो स्पैम में प्लेस कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें एक प्रिडिक्शन करके देगा। तो क्लासिफिकेशन के इवेल्युएशन मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली इस चीज पे लाया करते हैं कि वो न्यू या अनसीन डेटा पे कितना अच्छा काम कर रहा है। लेट्स सपोज हम उसको कोई ऐसा डेटा पॉइंट या ऐसा नया यूज केस देते हैं जो कि पहले उसको ट्रेनिंग डेटा में हमने नहीं दिया, और हम देखते हैं कि ये जनरली उस पे कैसा वर्क कर रहा है। और उसकी बेस पे ही हम जज करते हैं कि हमारा जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो ठीक है, समरी इसकी ये है कि अभी तक जो हमने पढ़ा था वो ये था कि क्लासिफिकेशन क्या है, ये रिग्रेशन से कैसे डिफर करती है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के टाइप्स क्या हैं, रियल वर्ल्ड इसकी एप्लीकेशन, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम और हाउ क्लासिफायर्स मेक डिसीजन। अगर हम इसका एक दोबारा से ओवरव्यू ले लें जो हमने पढ़ा था कल। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली वो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हम एक इनपुट डेटा असाइन करते हैं, इनपुट डेटा को एक स्पेसिफिक कैटेगरी या क्लास असाइन करते हैं और हम उसी की बेस पे प्रोडिक्शन करते हैं अपनी। ठीक है, जिस तरीके से इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं स्पैम, नॉन स्पैम, पास और फेल, जो ट्रांजैक्शन है वो फ्रॉड और रेटिंग है। ठीक है, अच्छा ये रिग्रेशन से कैसे डिफर करता है, वो हमने जिस तरीके से बात की थी कि जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम डिस्क्रीट वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, कोई कैटेगरी या कोई लेबल या कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक वैल्यू जो हमें चाहिए, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज में से। जिस तरीके से हम स्पैम नॉन स्पैम की एग्जांपल लेते हैं तो या वो स्पैम होगा या वो नॉन स्पैम होगा, तीसरा वो कोई केस नहीं होगा।
रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, रिग्रेशन में हम कंटिन्यूअस वैल्यूज प्रिडिक्ट करते हैं, या अगर हम कहें तो एक एस्टिमेटेड वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम हाउसेस प्राइस प्रिडिक्शन करते हैं, तो उसमें हमारे पास प्रिडिक्ट होकर एक प्राइस आती है 1200। तो वो किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती, वो एक नंबर है, लेकिन वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू है जो हमें मिली है हमारे डेटा को क्लासिफाई करने से। ठीक है, फिर उसके बाद हमने थोड़ी क्लासिफिकेशन की डिटेल्स देखी थी कि क्लासिफिकेशन काम कैसे करती है। क्लासिफिकेशन जो है, जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उन सबको कलेक्ट करके उनके बेस पे पैटर्न्स को बना के फिर उसके बाद हमें एक डिसीजन लेके देती है। ठीक है, और क्लासेस को लेबल्स में रखा जाता है। लेबल्स दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो लेबल्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स हैं वो हमारे इनपुट फीचर्स को मैप किस तरीके से करते हैं, वो अ, जितने भी लेबल या ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं वो उन सबको लेके उनको एक पैटर्न के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं अपनी मेमोरी पे, और न्यू एग्जांपल या डेटा पॉइंट्स को उन्हीं पैटर्न की बेस पे क्लासिफाई करके एक कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन की टाइप्स थी। बाइनरी क्लासिफिकेशन, जिसमें हम दो स्पेसिफिक लेबल्स या कैटेगरीज को डिस्कस करें। मल्टी क्लास, जिसमें हम मल्टीपल क्लासेस को करें, जिस तरीके से हो गई हमारी डिजिट रिकॉग्निशन। हम इसमें 10 नंबर प्रिडिक्ट करें, 0 से 9 तक, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मल्टी लेबल थे। मल्टी लेबल ये है कि एक सिंगल डेटा पॉइंट की काफी सारे लेबल हो सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं, हम किसी स्पोर्ट्स की एग्जांपल लेते हैं कि हम कहते हैं हम प्रिडिक्ट करें स्पोर्ट्स को, तो स्पोर्ट्स में क्या आ जाता है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह वगैरह, इस तरीके से काफी सारे स्पोर्ट्स आ जाते हैं। तो अगर हमने ये डिफाइन करना हो कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन, हम एक मॉडल ट्रेन करते हैं जिसमें हमें ये बताना है कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या नहीं, तो उसके लिए हम मल्टी लेबल लगाएंगे कि वो अगर क्रिकेट में आ रहा है, या अगर फुटबॉल में आ रहा है, या हॉकी में आ रहा है, या किसी भी और में आ रहा है, तो उसको स्पोर्ट्स में ही काम काउंट करें। ठीक है, फिर एप्लीकेशन हो गई क्लासिफिकेशन की, ईमेल स्पैम डिटेक्शन, मेडिकल डायग्नोसिस, जिस तरीके से एमआरआई स्कैन, ब्रेस्ट कैंसर, एक्सरे वगैरह, उसकी बेस पे प्रिडिक्ट करना, और डिजीज के बारे में मजीद क्लैरिफिकेशन लेना। फ्रॉड डिटेक्शन बैंकिंग सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा यूज होती है। रिकमेंडेशन सिस्टम, आपके जो सोशल मीडिया के या कंटेंट रिलेटेड एल्गोरिदम्स हैं, वो सब क्लासिफिकेशन पे अप्लाई करते हैं। इमेज फेस रिकॉग्निशन, फेशियल डिटेक्शन सिस्टम, फिंगरप्रिंट रीडर, ये सब भी क्लासिफिकेशन के एप्लीकेशन में आते हैं। फिर हमने ओवरव्यू लिया था क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, केएनएन, डिसीजन ट्रीज, नेम बाइस, कोड वेक्टर मशीन, और फिर उसके बाद हमने ये जो आज रहता था ये देखा। तो ये था हमारा एक जनरल ओवरव्यू। आज जो हमने स्टार्ट करना है वो है, हम जो क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम है उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, वन बाय वन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केएनएन। तो केएनएन स्टैंड फॉर के नियरेस्ट नेबर। के नियरेस्ट नेबर जो है वो मशीन लर्निंग का सबसे इजी, सबसे इंट्यूटिव और सबसे अंडरस्टैंडिंग जो है वो एल्गोरिथम है, और बेसिकली सबसे सिंपल। केएनएन की एक और बात है, वो ये कि केएनएन जो है वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है हर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम से। तो मतलब अगर केएनएन ठीक से समझ आ गया, तो मतलब बाकी एल्गोरिथम समझने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले के केएनएन होता क्या है। केएनएन, के नियरेस्ट नेबर जो है, ये जो काम करता है सिमिलैरिटी और प्रॉक्सिमिटी की बेस पे। मतलब ये जो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट पैटर्न या ऑलरेडी प्रेजेंट डेटा है, ये उसकी बेस पे न्यू डेटा पॉइंट्स को डिटेक्ट करके उन क्लासेस में प्लेस करता है। ये कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन या इक्वेशंस की बेस पे काम नहीं करता, बल्कि ये एक सिंपल सिमिलैरिटी की बेस पे काम करता है। ठीक है, सीएनएन जो है वो नेचुरल, एक सीधी सी नेचुरल assumption पे काम करता है। अगर डेटा पॉइंट क्लोज टू ईच अदर, तो वो सेम क्लास से हैं। तो अगर हम कहें कि लेट्स सपोज हम कहते हैं हमारे पास एक
हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारी क्लास ये है, और ये हमारी क्लास बी है। तो अब लेट्स सपोज हमारे पास कोई न्यू डेटा पॉइंट आता है, तो वो किस क्लास में लाया करेगा। तो CNN बेसिकली ऐसे प्रेडिक्शन करते हैं कि वो एक डिस्टेंस मेजर करते हैं जिसको इक्लूजन डिस्टेंस बोलते हैं, कि वो सबसे नियरेस्ट किस क्लास से है, और वो जिस क्लास से सबसे ज्यादा नियरेस्ट होगा वो उस क्लास में ही प्लेस होगा और उस क्लास में ही लाया करेगा। तो मतलब जब भी हमारे पास कोई न्यू यूज केस आता है, उसको CNN में हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। और CNN जो है वो कंपैरिजन और सिमिलैरिटी की बेस पे काम करता है, मतलब कि जो हमारे पास ओल्ड वैल्यूज होंगी ये उन्हीं की बेस पे ही न्यू वैल्यूज को प्रिडिक्ट करेगा, और उन्हीं की बेस पे ही न्यू वैल्यूज को प्लेस करेगा। और हम कहते हैं कि अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं वो कम हो, या हम बिल्कुल ही मतलब न्यू डेटा ले रहे हैं, फिर ये कैसे प्रेडिक्ट करेगा। तो फिर हमारा KNN इस तरीके से मूव ऑन करेगा कि जो ये ट्रेनिंग में पैटर्न्स लर्न करेगा, उसकी बेस पे ही ये प्रिडिक्शन करेगा, और उसी की बेस पे ही ये उनको कुछ क्लासेस में रखेगा। जब इसके पास इनफ एग्जांपल हो जाएंगी, फिर उसके बाद ये जो न्यू डेटा पॉइंट्स होंगे उनको उन्हीं प्रीवियस क्लासेस में ही रखना शुरू कर देगा। ठीक है। CNN अगर हम कहते हैं कि फीचर जितना ज्यादा फीचर लार्ज होंगे या जितने ज्यादा हमारे पास एग्जांपल्स होंगे, उतना ही हमारा CNN एफिशिएंट और एक्यूरेट ट्रेन होगा, और उतने ही हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है। और सिमिलैरिटी हमारी उन्हीं फीचर वैल्यूज को कंपेयर करने के बाद ही हमें मिलेगी। जितने ज्यादा सिमिलर फीचर्स होंगे उतने ज्यादा ही क्लोजर डेटा पॉइंट्स होंगे, और उतना ज्यादा ही हमें आउटपुट्स किसी एक स्पेसिफिक क्लास की मिलेंगी। तो यहाँ पे हम किस तरीके से बाकी मशीन लर्निंग मॉडल हैं जिसमें हम इपॉक्स लगाते हैं, बैच बैच नॉर्मलाइजेशन, बैच ट्रेनिंग करके हम उसको ट्रेन करते हैं, तो CNN में ऐसा नहीं होता। CNN सीधा ही एक सिमिलैरिटी की बेस पे हमें रिजल्ट्स देता है, ना कि ये कोई बैकएंड पे इक्वेशन लगाएगा, ना ही किसी ग्रेडियंट में जाएगा, और ना ही कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म करके हमें आउटपुट देगा, बल्कि ये एक सिंपल पैटर्न पे काम करता है। पहले ये पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करेगा ट्रेनिंग डेटा की बेसिस पे, जब वो पैटर्न्स आ जाएंगे हमारे पास, फिर उसके बाद ये जो न्यू क्लासेस या न्यू डेटा पॉइंट्स होंगे उनको उन्हीं प्रीवियस क्लासेस और प्रीवियस जो हमारे पास आउटपुट्स हैं उनकी बेस पे ही ये प्रिडिक्ट करेगा। कैसे, जब हम किसी भी न्यू डेटा पॉइंट को रखेंगे अब हमारे ग्राफ में, तो ये देखेगा कि उसका सबसे कम डिस्टेंस किसके साथ है, और जिसके साथ उसका सबसे कम डिस्टेंस हुआ ये उसको उसी कैटेगरी में प्लेस करेगा, और उसी में ही हमें प्रेडिक्शन देगा। ठीक है। और एक और चीज है इसमें, वो है लोकल डिसीजन। यहाँ पे हम किसी भी डेटा पॉइंट की प्रिडिक्शन को नियर बाय डेटा पॉइंट की प्रिडिक्शन पे ही रखते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा डेटा पॉइंट करीब होंगे उतनी ज्यादा प्रिडिक्शन के चांसेस, उतने ज्यादा उस क्लास में मर्ज होने के चांसेस ज्यादा हैं बनस्पत उसके कि जितना ही वो दूर हो। ठीक है। तो CNN जितने भी ये इरेगुलर या कॉम्प्लेक्स पैटर्न हो, उनको वो एक सीधा सीधा ही ये एक रूल अप्लाई करके ही अपने पास रखता है कि वो कितना एक दूसरे से डिस्टेंट है, या वो कितना एक दूसरे से क्लोज है। अच्छा, तो इसको KNN क्यों कहते हैं, एक और चीज वही है कि उसमें जो KNN है वो इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि K जो है वो K की वैल्यू डिफाइन करती है कि कितने नेबर्स हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। N का मतलब नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब कि जो नेबर्स हैं उनका आपस में डिस्टेंस कितना है, या फिर वो कितनी सिमिलैरिटी पे हैं। नेबर्स वही है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग डेटा पॉइंट्स हैं वो किस क्लास में लाई कर रहे हैं, और जो हमारा न्यू डेटा पॉइंट होगा वो किन क्लासेस से ज्यादा रिलेट कर रहा है, यानी किस क्लास का वो नेबर है, और हम उसको उसी क्लास में ही प्लेस करेंगे। ठीक है। सो द के नियरेस्ट नेबर मीन्स लुक एट द क्लोजेस्ट
existing data point and decide the class based on them। ठीक है, इसमें वैल्यू ऑफ के सबसे क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे ही हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि हमारा जो डेटा पॉइंट है, न्यू डेटा पॉइंट है, जो न्यू हमारी इनपुट वैल्यू है, उसको हम किस क्लास में रखेंगे। ठीक है, अच्छा CNN वर्क कैसे करता है। सबसे पहले हम ना एक के की वैल्यू डिफाइन करते हैं या एक के की वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, और जनरली हम इसको ऑड नंबर्स में रखते हैं। ऑड में क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लेट्स सपोज हम कहते हैं हम उसको इवन में रख रहे हैं, तो इवन में क्या जब वो अपने नेबर्स देखेगा तो दो नेबर्स उसको एक क्लास से मिल रहे हैं, दो नंबर उसको दूसरी क्लास से मिल रहे हैं, तो इस तरीके से वो मिक्स हो जाएगा और उससे हमारी एक्यूरेसी ड्रॉप हो जाएगी। तो इसलिए हम जनरली ऑड वैल्यू रखते हैं। क्यों? ताकि तीन है ना, तीन में से अगर एक वो किसी क्लास से मैच करता है और दो किसी और क्लास से मैच करता है, तो वो उसी क्लास में जाएगा जिससे वो ज्यादा मैच कर रहा है। ठीक है, के की वैल्यू इसलिए जनरली हम ऑड रखते हैं। और के की वैल्यू काम कैसे करती है, ये बेसिकली इस तरीके से काम करती है कि कोई भी हमारे पास इनपुट है या कोई भी हमारे पास मॉडल है, वो इस तरीके से काम करेगा कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये हमारे पास डेटा पॉइंट है कुछ हमारे प्रीवियस वाले। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास दूसरे डेटा पॉइंट है। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक न्यू डेटा पॉइंट आता है, तो हम मैयर करेंगे कि उसके जो सबसे करीब वाले अगर हम के इक्वल टू 5 रखते हैं तो उसके 5 सबसे जो नेबरिंग डेटा पॉइंट्स होंगे। लेट्स सपोज हम इस केस में कहते हैं कि उसका नेबर, ये सबसे नेबर है, ये सबसे नेबर है, एक ये और ये ये। तो अब जो हमारा न्यू डेटा पॉइंट है वो किस क्लास में जाएगा? जहाँ जहाँ पे उसे सबसे ज्यादा नेबर्स मिल रहे हैं या जहाँ पे उसकी जो सिमिलैरिटी है वो ज्यादा मैच हो रही है। तो यहाँ पे अगर के की वैल्यू इस क्लास के लिए 3 उसको मिली है, तो वो क्लास ए में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो क्लास बी थी उसकी सिमिलैरिटी उससे कम है, और जो क्लास ए है उससे उसकी सिमिलैरिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू उसमें ज्यादा रिलाय कर रही है। तो इस तरीके से हमारा जो है के की वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है, और जितनी ज्यादा हम के की वैल्यू रखेंगे उतना ज्यादा हमारी प्रिडिक्शन स्मूथ और उतनी ज्यादा हमारी प्रिडिक्शन एफिशिएंट होगी। ठीक है, फिर उसके बाद के बाद एक दूसरी चीज है मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन डेटा पॉइंट। अच्छा, ये इस तरीके से काम करता है कि अगर हम लेफ्ट को हम के की वैल्यू चूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये हमारा एल्गोरिथम जो कि कैलकुलेट करता है हर जो प्रीवियस डेटा पॉइंट है उससे हमारे जो न्यू डेटा पॉइंट है उसके डिस्टेंस। लेट्स सपोज जिस तरीके से अभी हमने बात की ग्राफ में, तो ये देखेगा कि उसमें से जो सबसे ज्यादा अ, करीब कौन है पुराने डेटा पॉइंट्स में से, किस क्लास का और कौन सा। तो ये उनको जाके डिस्टेंस मेजर, ये सबका डिस्टेंस सबके साथ डिस्टेंस मेजर करेगा। लेट्स सपोज हम के इक्वल टू 5 रखते हैं, तो ये अपने करीब वाले सबसे 5 का डिस्टेंस मेजर करेगा। ठीक है, मेजर करने के बाद जो सबसे क्लोजेस्ट वाले होंगे ये उनको कीप कर लेगा, और उन्हीं के साथ ही ये हम कह सकते हैं कि उन्हीं के साथ ही ये प्लेस हो जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा डिस्टेंस कम होगा उतना ही मतलब ये उस क्लास से रिलाय कर रहा है, उतना ही ज्यादा सिमिलर। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा मतलब उतना ही लेस सिमिलर है उस क्लास से। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है फीचर वैल्यूज से। मतलब जो हमारे जितने भी फीचर वैल्यूज हैं उनकी सिमिलैरिटी की बेस पे हम ये डिस्टेंस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लाइक इसको हम सेमेंटिक सर्च भी, सेमेंटिक सिमिलैरिटी भी कहते हैं, जहाँ पे वो कीवर्ड्स या जो हमारे वेक्टर्स हैं उनकी बेस पे ये मेजर करता है कि जो हमारा न्यू डेटा पॉइंट है वो पुराने डेटा पॉइंट से कितना सिमिलर है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं नियरेस्ट नेबर फाइंड करना। ठीक है, हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, फिर उसके बाद हाँ हम उन डेटा पॉइंट्स को सॉर्ट करेंगे डिस्टेंस की बेस पे, और हम उनमें से सिर्फ वही की डेटा पॉइंट सिलेक्ट करेंगे जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा। और फिर हम जो है अ, अपने जो न्यू डेटा पॉइंट है उसको उन्हीं
एल्गोरिदम्स या सॉरी उन्हीं डेटा पॉइंट्स में रख के, और हम उसको उसी क्लास में ही प्लेस कर देंगे उन्हीं नेबर्स के बीच। ठीक है। तो these selected points are nearest neighbor at this stage only k neighbors matter, all other data points are ignored for this prediction। फिर उसके बाद जब हम उसको किसी भी स्पेसिफिक एक क्लास या स्पेसिफिक डेटा पॉइंट में हम किसी भी डेटा पॉइंट्स के साथ प्लेस कर देंगे अकॉर्डिंग टू मैचिंग, तो फिर हम उसके बाद उसकी कैटेगरी या क्लास प्रिडिक्ट करें। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा जो न्यू डेटा पॉइंट था वो मैच कर रहा था क्लास ए के साथ, और वो जो है उसके जो नेबर्स थे वो सबसे ज्यादा क्लास ए में थे। ठीक है, और उसकी के की वैल्यू सबसे ज्यादा क्लास ए से मैच कर रही थी, तो अब हम उसको प्रिडिक्ट करेंगे क्लास ए में। इसी तरीके से अगर कोई क्लास बी से ज्यादा मैच कर रहा होगा तो हम उसको क्लास बी में प्लेस करके प्रिडिक्शन आउटपुट देंगे कि ये क्लास बी से मैच कर रहा है। ठीक है, और ये वही है मेजोरिटी वोटिंग के एन इसी बेस पे काम करता है कि जहाँ पे के की वैल्यू उसको ज्यादा मिल रही है। लेट्स सपोज के अगर के की वैल्यू हम 5 रखते हैं और वो किसी क्लास से ज्यादा मैच कर रहा है कि, तो हम उसको उसी क्लास के साथ ही नेबर्स में रखते हैं और उसी क्लास के साथ ही हम उसकी प्रिडिक्शन करते हैं मेजोरिटी की बेस पे। ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको एक फाइनल क्लास लेबल असाइन करते हैं जब हमारे पास वो एक सब कुछ वैल्यू सॉर्ट होके आ गई। फिर हम उसको उन दोनों क्लास ए और क्लास बी में से एक लेबल असाइन करके आउटपुट में प्रेडिक्ट कर देंगे। जिस तरीके से अगर वो क्लास ए के साथ मैच कर रहा होगा तो हम उसको क्लास ए में ही रख देंगे, क्यों? क्योंकि हमारे जो वोट काउंट है वो सबसे ज्यादा क्लास ए में ही है। ठीक है, तो जो CNN में फाइनल डिसीजन है वो रिफ्लेक्ट करता है लोकल सिमिलैरिटी को, कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ नियर बाय डेटा पॉइंट, पैटर्न ऑब्जर्व इन ट्रेनिंग डेटा, ब्ला ब्ला। ठीक है। फिर उसके बाद आता है जो CNN में जो डिस्टेंस है हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वो डिस्टेंस किस तरीके से हमारे डेटा पॉइंट्स को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है ना वो ये मेजर करता है कि जो दो डेटा पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से कितना क्लोज है या वो एक दूसरे से कितना फार अवे है। ठीक है, तो इसके लिए जो दो एल्गोरिदम यूज किए जाते हैं डिस्टेंस मेजर करने के, या दो फार्मूलाज हैं वो, एक तो है यूक्लिडियन डिस्टेंस, तो ये मेजर करता है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारा ये पॉइंट ए है, हमारा ये पॉइंट बी है, हमारा ये पॉइंट सी है। तो ये मेजर करेगा कि जो हमारा पॉइंट ए है वो पॉइंट बी और पॉइंट सी से कितना फार अवे है। ठीक है, और वो एक स्ट्रेट लाइन में उस डिस्टेंस को मेजर करेगा और हमें इन्फॉर्म करेगा कि हमारा जो डेटा पॉइंट है वो कितना सिमिलर या कितना फार अवे है हमारे पुराने डेटा पॉइंट से। ठीक है, और दूसरा है मैनहट्टन डिस्टेंस। तो मैनहट्टन डिस्टेंस ये डिस्टेंस मेजर करता है अलोंग द एक्सिस। लाइक अगर हम कहें तो ये इस तरीके से मूव करेगा कि लेट्स सपोज हम हमारा एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है। तो ये जो है डिस्टेंस को इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस मेजर करेगा, लाइक तरीके से और इस तरीके, ताकि हमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिडिक्शन मिले। मैराथन डिस्टेंस को हम जनरली यूज नहीं करते, ये कुछ स्पेसिफिक सर्टेन केसेस हैं या कुछ जो डेटा स्ट्रक्चर है वो मैराथन डिस्टेंस को सपोर्ट करते हैं, तो हम वहाँ पे इसको जनरली यूज करते हैं। फिर उसके बाद है रोल ऑफ के। अच्छा, जो के की वैल्यू जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालती है CNN के बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, जितना ज्यादा के की वैल्यू स्मॉल होगी, ठीक है, उतना ही हमें कम रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, उतना ही ज्यादा वो सेंसिटिव होगी नॉइस से, और उतनी ही ज्यादा हम प्रिडिक्शन को चेंज उतनी ज्यादा प्रिडिक्शन चेंज हो सकती है हर डेटा पॉइंट के हवाले से। जितनी ज्यादा के की वैल्यू लार्ज होगी उतनी प्रिडिक्शन स्टेबल होंगी, वो उतनी लेस सेंसिटिव होंगी नॉइस से। ठीक है, और उससे हमें एक बेटर प्रिडिक्शन मिलेगी क्योंकि हमारे जो लोकल पैटर्न है वो इग्नोर हो रहे हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि अगर के की वैल्यू हमारे पास 3 है तो वो हमारा जो न्यू डेटा पॉइंट है वो
पहली तीन वैल्यूज को देखेगा, ठीक है। तो हमारी जो प्रिडिक्शन अभी क्या होगी, क्लास बी। जैसे ही हम इसको के इक्वल टू 6 करते हैं या के इक्वल टू 5 करते हैं, तो फिर हमारे पास प्रिडिक्शन क्या चलेगी, क्लास ए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एक डेटा पॉइंट था वो था क्लास ए से रिलेटेड, जबकि अ, जब हम के की 3 कर रहे थे और दो थे क्लास बी से रिलेटेड। जब हमने उसको एक्सपेंड किया तो हमारे पास जो क्लास ए के हैं उनकी के की वैल्यू ज्यादा होगी और उनकी मेजर वोटिंग ज्यादा होगी, तो इसी वजह से वो क्लास ए में है। तो इसीलिए जितनी ज्यादा के की वैल्यू हम रखेंगे उतना हमारे पास एक बेटर रिजल्ट आएगा। तो फिर के एन एन की यूजेज है, के एन एन को हम कहाँ कहाँ यूज, हम इसको क्लासिफिकेशन में भी यूज करते हैं और हम इसको रिग्रेशन में भी यूज करते हैं, लेकिन दोनों का वर्किंग मेथड थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, के एन एन फॉर क्लासिफिकेशन के लिए के एन एन मेजोरिटी वोटिंग यूज करती है, ठीक है, और हमें एक आउटपुट दे देती है क्लास लेवल का। लेट्स फॉर जिस तरह हम अभी हमने बात की कि वो जो हमारे करंट डेटा पॉइंट्स हैं उनको देख के हमें उनकी मेजोरिटी वोटिंग देख के फिर हमें उसकी एक फाइनल आउटपुट प्रिडिक्ट करके दे देगी, ठीक है। अगर हम रिग्रेशन की बात करें तो रिग्रेशन में वो एक एवरेज यूज करती है अपनी नेबर वैल्यूज की और हमें फिर उन एवरेज में से एक न्यूमेरिकल वैल्यूज दे देती है। हम लेट्स सपोज हम कहते हैं कि अगर हम एक के एन एन रिग्रेसर लगाते हैं हाउसेस प्राइसेस के लिए, तो ये और हम उसमें के की वैल्यू 5 रखते हैं, तो वो अपने जो अराउंड 5 जो उसके कैसे करीब होंगे न्यू डेटा पॉइंट के, उनकी वैल्यूज को कलेक्ट करेगा और उनका एक एवरेज लेके हमें न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और दोनों में हमें जो फाइनल आउटपुट मिलेगी ना, वो आइडेंटिकल ही मिलेगी, चाहे हम रिग्रेशन लगाएं या क्लासिफिकेशन, बस उसमें थोड़ी कैलकुलेशंस का फर्क होगा, ठीक है। और केएनएन के कुछ एडवांटेजेस हैं, सिंपल, इंट्यूटिव, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू एक्सप्लेन। इसमें नो एक्सप्लिसिट ट्रेनिंग फेज, हमारी जो है इंटरनली ट्रेनिंग हो जाती है, हमें अलग से ईबॉक्स या बैच ट्रेनिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये फ्लेक्सिबल भी है, अडेप्टिव भी है डेटा पे के ऊपर। जिस तरीके से हम अगर हम बात करें तो जो केएनएन है वो इस तरीके से काम करेगा कि जो हमारा ओल्ड डेटा है, अ, अगर हम उसमें कोई नया डेटा भी इंट्रोड्यूस कर दें, लेट्स सपोज हम कैट वर्सेस डॉग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, और हम उसमें एक और एनिमल जिस तरीके से हम लायन ऐड कर देते हैं उसमें किसी लायन की इमेज वगैरह, तो केएनएन उसको कैसे प्रिडिक्ट करेगा, वो उन दोनों से सिमिलैरिटी उसकी मैच करेगा, वो जिसमें ज्यादा लाइक कर रहा होगा वो उसको उस कैटेगरी में प्लेस कर देगा, ठीक है। और इसको हम जनरल डेटा के ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को भी सिंपल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें करनी इसमें मेजोरिटी वोटिंग ही है, तो जितना भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न हो वो हम उसमें इजीली जाके प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये है ना स्मॉल मॉडल्स के लिए, स्मॉल डेटा सेट्स के लिए एक काफी स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम है और काफी ज्यादा यूजफुल भी है। काफी ज्यादा जो स्मॉल लेवल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो केएनएन पे ही बेस कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद इसकी कोई लिमिटेशन भी है, जैसे कि जितना ये सिंपल है लेकिन फिर भी ये लार्ज, जितने ज्यादा लार्ज डेटा सेट होंगे उनके लिए ये कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है। कैसे? वो इस तरीके से कि जब भी हम जितना जैसे ही हम डेटा ऐड करते जाएंगे ये उनको क्लासेस में रखता जाएगा और सिमिलैरिटी की बेस पे अ, उसको आइडेंटिफाई करता जाएगा। तो जितना ज्यादा हमारे पास डेटा होता जाएगा उतनी ही ज्यादा हमें के की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जितनी ज्यादा हम के की वैल्यू रखेंगे, लेट्स सपोज हम के की वैल्यू 100 रख देते हैं, तो इसको फिर ये हर न्यू डेटा पॉइंट के लिए अलग से 100 वैल्यूज को आइडेंटिफाई करता रहेगा, हर 100 वैल्यूज के हिसाब से नियरेस्ट नेबर फाइंड करता रहेगा। तो इसी वजह से ये हमें एक बहुत हैवी कंप्यूटेशन देता है, ठीक है। और दूसरी इसका जो लिमिटेशन है वो ये कि ये रिक्वायर करता है तमाम ट्रेनिंग डेटा को स्टोर करने में। लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि अ, हमें कुछ फीचर चाहिए, हमें सारे फीचर नहीं चाहिए, या हमें कुछ जो डेटा पॉइंट चाहिए, कुछ डेटा पॉइंट या कुछ इनपुट्स जो हैं हमें वो स्किप करनी है, तो इसमें हम ये नहीं कर सकते, इसमें हमें सारे ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें हम ड्रॉप आउट नहीं कर सकते, इसमें हम कोई और ऐसा एल्गोरिदम या ऐसी और अप्रोच नहीं यूज कर सकते जिसमें हमें थोड़ा सा डेटा रिड्यूस करना पड़े,
ट्रेनिंग के बाद। एक और चीज वही है कि इररेलेवेंट फीचर से भी ये सेंसिटिव है। जिस तरीके से मैंने अभी बात की कि हम कैट डॉग क्लासिफिकेशन में लायन की इमेज ऐड कर देते हैं, तो ये उसको प्रिडिक्ट तो कर देगा, लेकिन वो फीचर हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि हम लायन को तो प्रिडिक्ट कर ही नहीं रहे, तो वो उसको कैट या डॉग में तो प्रिडिक्ट कर देगा। लेकिन ये काफी इररेलेवेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा जो लायन है वो उनमें से किसी क्लास से मैच ही नहीं करता। ठीक है। अच्छा, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस और के की वैल्यू पे। और ये इसके लिमिटेशन भी है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि अ, हम हमारी के की वैल्यू हम कहते हैं लेट्स सपोज के वो 5 है, और जो हमारा डेटा पॉइंट है वो प्लेस कर रहा है या वो लाई कर रहा है किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे हम, एक मिनट में बताता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारी क्लास ए है, ये हमारी क्लास बी है। अब जो हमारा न्यू डेटा पॉइंट है वो हम लेट्स सपोज कहते हैं वो यहाँ पे लाएगा। उसका जो डिस्टेंस है वो क्लास बी से कम है, और वो क्लास बी से के और एन नियरेस्ट नेबर की बेस पे ज्यादा मैच कर रहा है, बट एक्चुअली वो बिलोंग करता है क्लास ए से। तो यहाँ पे हमारा जो मॉडल है वो उसको प्रिडिक्ट कर देगा क्लास बी में, जो कि एक एक्शन अप्रोच नहीं है। और हर दफा हम डिस्टेंस और के की वैल्यू की बेस पे एक एक्शन प्रिडिक्शन नहीं परफॉर्म करके दे सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हमारे कुछ एप्लीकेशन आती हैं रियल वर्ल्ड की CNN से रिलेटेड। जो रिकमेंडेशन सिस्टम है वो भी मेजरली CNN पे डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे सोशल मीडिया के, हम कोई एक कंटेंट देखते हैं या हम कोई एक वीडियो देखते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक कंटेंट की, तो वही हमारे पास रिकमेंडेशन में आ रहा होता है। या कोई ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, हम उस पर कोई किसी चीज़ का सर्च करते हैं या देखते हैं, तो फिर बाद में हमें वो वही प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा होता है। CNN एक और जगह यूज होता है वो इमेज क्लासिफिकेशन में। जनरली स्मॉल स्केल इमेज क्लासिफिकेशन, या अगर हम कहें जिस तरीके से जो हमारा मोबाइल में जो फेशियल डिटेक्शन है वो इमेज वो CNN पे ही बेस करना होता है सारा। फिर उसके बाद आता है टेक्स्ट कैटेगराइजेशन। ठीक है, कि टेक्स्ट को हम किस कैटेगरी में रखना है, तो इसमें भी ज्यादातर हमारा CNN ही यूज होता है। पैटर्न रिकॉग्निशन में CNN यूज होता है, जहाँ पे हम एक स्पेसिफिक पैटर्न डिफाइन कर देते हैं और हमें उसके रिलेटेड ही दूसरे पैटर्न्स चाहिए होते हैं। ठीक है। कस्टमर सेगमेंटेशन में भी यूज होता है। तो ये जनरली जो CNN है हमारा, ये वहाँ पे सबसे अच्छा काम करते हैं जहाँ पे हमारा जो डेटा डेटा पॉइंट्स या जो हमारा डेटा सेट है वो स्मॉल हो, हमारे पास ज़्यादा इनपुट फीचर्स ना हो, और हमें कुछ स्पेसिफिक इनपुट या स्पेसिफिक फीचर में से ही प्रिडिक्शन करना है। जिस तरीके से हमारा जो पैटर्न रिकॉग्निशन हो गया, या हमारा जो कह सकते हैं इमेज क्लासिफिकेशन हो गया, इसमें हमें कुछ स्पेसिफिक इमेजेस देनी पड़ती है। जिस तरह हमारे मोबाइल में फेशियल रिकॉग्निशन है, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक इमेज देते हैं अपनी, और अगर हमारे जो फीचर या हमारे जो फेस फीचर है अगर वो उससे मैच करते होंगे तभी वो ऊपर होगा, अगर किसी और के होंगे मैच नहीं करते होंगे वो नहीं होगा। तो इसमें हमें ज्यादातर इनपुट्स और ज्यादा फीचर देने की जरूरत नहीं पड़ती। हम स्मॉल फीचर और स्मॉल डेटा पॉइंट्स की बेस पे ही प्रिडिक्शन करते हैं, तो वहाँ CNN काफी एफिशिएंट है और CNN यूज भी होता है वर्ल्ड वाइड। ये तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बाकी आगे हम फर्दर देखेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना है। थैंक यू।